अगर आप यह सोचते हैं कि आपने टेलीविजन पर प्यार और जुनून की सारी हदें देख ली हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपके होश उड़ा देगी। यह कहानी किसी सीरियल का अपडेट नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। जब एक कानून का रखवाला एक एसपी प्यार में हारा हुआ आशिक बन जाता है, तो वह सिर्फ दिल नहीं तोड़ता, बल्कि कानून, समाज और रिश्तों की धज्जियां भी उड़ा देता है। यह कहानी उस महाविनाश की है जो झनक के शो में आने वाले एपिसोड्स में घटने वाली है। मैंने खुद सेट पर मौजूद लोगों को इतनी घबराहट में देखा है कि उनके चेहरे की सिहरन को शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता। कहानी की शुरुआत उस सन्नाटे से नहीं होती जिसे हम आम तौर पर किसी डरावने मोड़ से जोड़ते हैं, बल्कि इस कहानी की शुरुआत होती है पुलिस जीप के उस कानफाड़ देने वाले सायरन से, जिसने बोस हाउस में चल रही शहनाई की आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। आप कल्पना कीजिए उस दृश्य को, जहां एक तरफ हवन कुंड की आग जल रही थी, वहीं दूसरी तरफ ऋषि के सीने में जल रही नफरत और जलन की आग थी। यह वो दिन था जब धृतिमान और झनक की शादी की तारीख पक्की हो गई थी और बोस परिवार में खुशी का माहौल था। लेकिन यह खुशी महज एक दिखावा थी। असली कहानी तो ऋषि के दिमाग में चल रही थी। ऋषि, जो बाहरी तौर पर शांत नजर आ रहा था, अंदर ही अंदर एक ज्वालामुखी की तरह सुलग रहा था। सेट पर शूट हुए हल्दी सेरेमनी के सीन की बात करें तो यह इतना लंबा और इंटेंस था कि देखने वाले का कलेजा मुंह को आ जाता। झनक पीले रंग के लिबास में बैठी थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, वह शांति जो तूफान के आने से पहले होती है। धृतिमान बेहद खुश था और रस्में निभा रहा था, लेकिन कैमरा बार बार ऋषि के चेहरे पर फोकस कर रहा था। वह वहां किसी मेहमान की तरह नहीं, बल्कि एक शिकारी की तरह खड़ा था। सेट पर हमने देखा कि कैसे ऋषि की नजरें झनक के हर एक मूवमेंट को स्कैन कर रही थी। जब धृतिमान रस्म के दौरान झनक का हाथ थामता है, तो बैकग्राउंड में कोई डरावना संगीत नहीं, बल्कि ऋषि के हाथ में रखा कांच का ग्लास चटक जाता है। यह डिटेल शायद एडिट में काट दी जाए, लेकिन सेट पर मौजूद सभी लोग यह देख रहे थे कि ऋषि के हाथ से खून टपक रहा था और उसे दर्द का एहसास भी नहीं हो रहा था। उसे दर्द तब हो रहा था जब वह अपनी झनक को किसी और की दुल्हन बनते हुए देख रहा था। यह वह पल था जब ऋषि का इंसानियत से विश्वास उठ गया और एक पागल आशिक जाग उठा। अब मैं आपको उस हिस्से की ओर ले चलती हूँ जो अभी तक किसी को नहीं पता। शादी से ठीक एक रात पहले ऋषि घर पर नहीं था। अदिति को लगा कि वह किसी केस के सिलसिले में थाने गया होगा, लेकिन सच तो यह था कि वह थाने में किसी मुजरिम को पकड़ने नहीं गया था, बल्कि एक बेगुनाह को मुजरिम बनाने के लिए गया था। मेरे पुलिस सोर्स ने बताया कि स्क्रिप्ट में एक ऐसा सीन है जिसमें ऋषि अपने ऑफिस के अंधेरे कमरे में बैठा है। उसके सामने धृतिमान की जन्म कुंडली नहीं, बल्कि उसका कच्चा चिट्ठा पड़ा हुआ था। धृतिमान का रिकॉर्ड एकदम साफ था और यही बात ऋषि को और ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। अगर धृतिमान बुरा होता तो उसे रास्ते से हटाना आसान होता, लेकिन धृतिमान तो एक अच्छा इंसान था और एक अच्छे इंसान को गिराने के लिए क्या करना पड़ता है। यहीं पर ऋषि ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया। ऋषि ने अपने भरोसेमंद हवलदार को बुलाया और उसे धृतिमान के नाम पर कुछ फर्जी पेपर्स तैयार करने को कहा। इनमें कोई गैरकानूनी जमीन का घोटाला या बैंक फ्रॉड के दस्तावेज थे। यह सीन किसी फिल्मी विलेन से कम नहीं था, क्योंकि एक एसपी की जिम्मेदारी है कि वह सच का साथ दे, न कि झूठ का पुलिंदा तैयार करे। लेकिन ऋषि ने रात के अंधेरे में बैठकर झूठ को सच साबित करने के लिए सारी हदें पार कर दी थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि एक ही रट थी, झनक मेरी है। इस बात को वह बार बार बुदबुदा रहा था और यह सिर्फ एक साधारण डायलॉग नहीं था, बल्कि यह उसकी ऑब्सेशन का इनकार था। ऋषि ने तय कर लिया था कि मंडप सजेगा, बारात आएगी, लेकिन विदाई नहीं होगी। विदाई होगी तो सिर्फ धृतिमान की, और वह भी सीधे जेल के लिए। इस पागलपन में ऋषि ने अपनी सारी शक्तियों का उपयोग किया और एक अच्छे इंसान को गिराने के लिए उसने अपने तरीके से खेल खेला। यह एक ऐसा खेल था जिसका अंत न सिर्फ झनक और धृतिमान के लिए,
बल्कि पूरी बोस फैमिली के लिए भी विनाशकारी हो सकता था। वह रात, जो धृतिमान और झनक के लिए नई शुरुआत का दिन होना चाहिए था, अब ऋषि की तस्कीन का जरिया बन चुकी थी। इस अनियंत्रित जुनून ने सारी हदें पार कर दी और अब केवल यह देखना बाकी था कि क्या ऋषि के इस पागलपन का परिणाम एक बड़े कांड की ओर ले जाएगा या फिर वह अंततः अपने ही खेल में हार जाएगा। यह महाविनाश का पहला हिस्सा था और इसका असर सिर्फ फिल्म सिटी के सेट पर ही नहीं बल्कि पूरे इंडियन टेलीविजन के दर्शकों पर पड़ेगा। ऋषि ने जो किया है उसे प्यार कहना प्यार की तौहीन होगी। यह कोरा पागलपन है और इसकी गहराई में सिर्फ एक इंसान का नहीं बल्कि पूरे समाज का खात्मा हो सकता है। और फिर वह दिन आ ही गया जिसका इंतजार सभी कर रहे थे, शादी का दिन। फिल्म सिटी का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। बोस हाउस को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया था। अनिरुद्ध, जो अब एक टूटा हुआ व्यक्ति बन चुका था, अपनी लाचारी छिपाते हुए मेहमानों का स्वागत कर रहा था। उसकी आंखों में डर था, जैसे उसे एहसास हो गया था कि इतिहास फिर से खुद को दोहराने वाला है। वह डर रहा था कि जिस तरह उसने नूतन की जिंदगी बर्बाद की थी, कहीं उसकी बेटी झनक की जिंदगी भी किसी तमाशे का हिस्सा न बन जाए। अर्शी, जो हमेशा अपने घमंड में डूबी रहती थी, आज खुश थी कि झनक का फसाना अब खत्म हो गया। लेकिन इस बीच अदिति का किरदार सबसे अहम था। अदिति, जो ऋषि की पत्नी थी, उसने देखा कि आज ऋषि ने अपनी पुलिस की वर्दी नहीं पहनी थी, लेकिन उसकी चालढाल पूरी तरह से एक पुलिस अधिकारी जैसी थी। वह बार बार घड़ी देख रहा था, जैसे वह किसी बड़े घटनाक्रम का इंतजार कर रहा हो। वहीं बारात आ चुकी थी। धृतिमान घोड़ी पर चढ़कर मंडप में आता है और नाच गाना शुरू होता है। झनक वरमाला पहनने के लिए आती है और दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। मेहमान तालियां बजाते हैं, लेकिन ऋषि तालियां नहीं बजाता। वह पिलर के पीछे खड़ा होकर मुस्कुरा रहा होता है, एक कुटिल मुस्कान के साथ। जैसे ही पंडित जी कहते हैं, अब फेरों के लिए खड़े हो जाइए, उसी पल बाहर से सायरन की आवाजें सुनाई देती हैं। 3 पुलिस जीपें मंडप में घुस आती हैं। मेहमानों में भगदड़ मच जाती है और पुलिस वाले जीपों से उतरकर धृतिमान के पास आते हैं। उनके हाथों में वारंट होते हैं। धृतिमान पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वह इंस्पेक्टर से पूछता है, क्या हुआ? और इंस्पेक्टर, जो पहले से ऋषि के इशारे पर काम कर रहा था, धृतिमान के गाल पर तमाचा मारता है। धृतिमान एक फ्रॉड है, उसने लाखों का गबन किया है और उसके खिलाफ पुख्ता सबूत है, इंस्पेक्टर चिल्लाकर कहता है। बोस परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अर्शी चिल्लाती है, यह झूठ है, हमारे दामाद ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन पुलिस वाले धृतिमान को घसीटते हुए मंडप से बाहर ले जाते हैं। अब ऋषि की एंट्री होती है। वह भीड़ को चीरते हुए सामने आता है और इंस्पेक्टर से पूछता है, यह सब क्या है? इंस्पेक्टर उसे सैल्यूट करता है और कहता है, सर, ऊपर से आदेश है, सबूत पक्के हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। ऋषि नाटक करते हुए अफसोस जताता है और धृतिमान के पास जाकर कहता है, अगर तुमने ऐसा किया है तो मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। यह ऋषि की एक्टिंग थी, जो वह दिखा रहा था जैसे वह आग बुझाने आया हो, लेकिन असल में वह अपनी ही आग में घी डाल रहा था। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, प्यार की नजर और चोर की नजर बहुत तेज होती है। झनक, जो अब तक बुद्ध बनी खड़ी थी, अचानक जिंदा हो उठती है। उसने ऋषि की आंखों में वही चमक देखी थी जो धृतिमान की गिरफ्तारी के वक्त आई थी। झनक समझ जाती है कि यह कोई सरकारी कार्रवाई नहीं, बल्कि ऋषि की निजी दुश्मनी है। वह दौड़कर ऋषि के पास जाती है और उसका हाथ झटकते हुए चिल्लाती है, बंद करो यह नाटक। ऋषि, मैं जानती हूँ यह तुमने किया है। पूरा परिवार सन्न रह जाता है। अर्शी झनक को डांटती है, पागल हो गई हो क्या? ऋषि तो तुझे बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन झनक की आवाज में कोई कांप नहीं था, वह गरज रही थी। वह ऋषि की आंखों में आंखें डालकर कहती है, तुम जलते हो, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि मैं खुश हूँ। यह वर्दी का रौब मुजरिमों पर दिखाना मुझ पर नहीं। ऋषि शांत रहते हुए बहुत शालीनता से कहता है, झनक, तुम सदमे में हो, तुम्हें आराम की जरूरत है
और फिर वह पुलिस वालों को इशारा करता है। पुलिस धृतिमान को जीप में डालकर ले जाती है। शादी का मंडप अब सूना हो जाता है। मेहमान चले जाते हैं और फर्श पर पड़े फूल अब किसी मातम की तरह लग रहे थे। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। अदिति ने उस वक्त कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में यह साफ दिखाई दे रहा था कि उसके मन में शक का बीज पड़ चुका है। उसने देखा था कि जब धृतिमान को ले जाया जा रहा था तो ऋषि ने अपने जेब से रुमाल निकालकर माथा पोंछा था और वह हावभाव राहत के थे, चिंता के नहीं। अब अदिति एक पत्नी से ज्यादा एक जासूस की तरह सोचने लगी थी। वह जानती थी कि उसका पति उससे कुछ बहुत बड़ा छुपा रहा है और यह शक आने वाले एपिसोड्स में ऋषि के पतन का कारण बनेगा। इसके बाद का सीक्वेंस थाने में शूट हुआ है। झनक अपनी शादी के जोड़े में ही थाने पहुंच जाती है। अब वह घर पर रोने वाली नारी नहीं है, बल्कि एक मजबूत और निडर महिला बन चुकी है। वह थाने में घुसते ही ऋषि के केबिन का दरवाजा खोलती है। ऋषि वहां अपनी कुर्सी पर बैठकर चाय पी रहा था, बिल्कुल रिलैक्स। जैसे ही वह झनक को देखता है, वह खड़ा हो जाता है। यहाँ अब कोई तीसरा इंसान मौजूद नहीं था और यही वह पल था जब ऋषि का नकाब उतरता है। झनक उससे पूछती है, क्यों किया तुमने ऐसा? मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम्हें क्या मिला? और तब ऋषि वही बात कहता है जो शायद टीवी के इतिहास में सबसे खौफनाक और रोमांटिक डायलॉग्स में से एक होगा। वह धीरे से झनक के करीब आता है, इतना पास कि झनक उसकी सांसें महसूस कर सके, और कहता है, बर्बाद नहीं, आबाद किया है मैंने तुम्हें। तुम उस मामूली धृतिमान के लिए नहीं बनी हो झनक, तुम मेरी हो, और जो मेरा है उसे कोई और छू भी ले, यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह सुनकर झनक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन हो जाता है कि ऋषि अब वह इंसान नहीं रहा जिसे वह कभी जानती थी। वह पागलपन की उस हद पर खड़ा है जहां सही और गलत का कोई मतलब नहीं रह जाता। झनक ने कसम खाई कि वह सच सबको बताएगी, लेकिन ऋषि हंसते हुए कहता है, किसको बताओगी? सबूत किसके पास है? मेरे पास। गवाह कौन है? मेरे लोग। तुम चीखती रह जाओगी और दुनिया तुम्हें पागल समझेगी। ऋषि का यह अहंकार और उसका कॉन्फिडेंस बहुत डरावना था, लेकिन वह भूल रहा था कि उसने जिस शेरनी को ललकारा है वह नूतन की बेटी है। झनक वहां से रोते हुए नहीं, बल्कि कसम खाकर निकलती है। वह कसम खाती है कि वह धृतिमान को बाहर लाएगी और ऋषि की वर्दी पर लगे दागों को दुनिया को दिखाएगी। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि झनक एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की तरह सबूत जुटाने में लग जाती है। वह धृतिमान से जेल में मिलती है। जेल का वह सीन बहुत इमोशनल होता है और धृतिमान अब टूटता नहीं, बल्कि झनक को हिम्मत देता है। वह कहता है, यह लड़ाई अब सिर्फ हमारी शादी की नहीं, बल्कि सच और झूठ की है। उधर बोस हाउस में अनिरुद्ध की हालत भी खराब होती है। उसे अपने युवा दिनों की याद आ रही है, जब उसने भी समाज के डर से अपने प्यार का गला घोंट दिया था। अब वह ऋषि में अपना ही विकृत रूप देखता है। सेट पर एक सीन शूट हुआ है, जहां अनिरुद्ध ऋषि से दबी जुबान में पूछता है, क्या यह सब सच है?